हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज हिना टक्कर और आज हम क्लास 12th का जो आज हम बुक पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी की, वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि इसका हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या देखना है, वैसे तो हम ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख चुके हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप का क्लास 11th के अंदर, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखते थे। बट इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट देखना होगा। मैं साथ में आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 है, जिसमें पीएनएल और बैलेंस शीट हम देखेंगे ट्रिक के साथ में। इससे आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगी। इससे आपके 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे को जो है फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। हम पहले ऑलरेडी क्लास 11th के अंदर बैलेंस शीट बनाना सीख चुके हैं, जिसके अंदर वो हम बनाते थे, जो बैलेंस शीट बनाते थे वो यहाँ पे कैपिटल लायबिलिटी आता था और यहाँ पर हमारी एसेट्स आती थी। यानी वो हॉरिजॉन्टल होती थी, ये हमारी वर्टिकल है। बस यहाँ से एसेट्स उठा के यहाँ डाल देनी है तो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। ये पर्टिकुलर है, ये नोट नंबर है, करंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड। इसके अंदर 2 साल का दिया है ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। और बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, आप लोगों को पता ही होगा। नोट नंबर क्या होता है, जैसे इसके अंदर की कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे कोई शेयर कैपिटल का करना है या कोई सी भी इनके बीच की कैलकुलेशन करनी है, तो नोट नंबर डाला जाता है 1 2 3 ताकि इसकी कैलकुलेशन उस नोट में जाके देखी जा सके, ठीक है। फिलहाल आपको बस फॉर्मेट समझना है, उसकी ट्रिक समझनी है। बस बीच में से क्वेश्चन पूछेंगे, ये चीज कहाँ है, ये सब हेड और हेड्स पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दी, इक्विटी, लायबिलिटी और एसेट, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है। इक्विटी मतलब क्या होता है, कैपिटल, जो बिजनेस मैन ने अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया उसे हम इक्विटी बोलते हैं। लायबिलिटी यानी कर्जा होता है। एसेट जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देता है। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, जिसमें शेयर कैपिटल आता है, आप लोगों को पता ही है। रिजर्व सरप्लस क्या होता है, यानी कि जो सरप्लस मतलब होता है फायदा। रिजर्व आप लोगों को पता ही है क्या होता है। रिजर्व मतलब होता है जब बिजनेसमैन अपने सेविंग करके रखता है फ्यूचर के लिए। मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट, ये नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी नहीं आएगा, तो इसको भी छोड़ दें। नॉन करंट लायबिलिटीज से और करंट लायबिलिटी से आपका क्वेश्चन आना का चांस काफी ज्यादा है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड से भी आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या होती है, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए हम लोगों को नॉन करंट लायबिलिटीज होती क्या है। देखो, जो 1 साल के बाद चुकानी होती है वो नॉन करंट होती है, और करंट मतलब जो 1 साल के अंदर चुकानी होती है। ये चीज आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, कोई लंबे समय के लिए बोरिंग्स बोरो करे हैं पैसे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए, जो लंबे समय के लिए जो प्रोविजंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेचुटी हो गया, वारंटी हो गया, एक्सेट्रा। करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो कि 1 साल के अंदर अंदर चुकानी होती है। जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं वो आ गया। ट्रेड पेबल्स हो गया, अदर करंट लायबिलिटीज हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, तो वो यहाँ पे बैलेंस डाल देना है। फिर आती है, मतलब ये सारा हम लोग समझ गए। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे, इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो देखो, मैंने बनाया है इसको, जैसे कि सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटी, ए मतलब एसेट। ये तो आपको याद रहेंगे, काफी आप 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं ये चीजों। बाकी अंदर के कैसे याद रखने हैं, तो देखो SSNC, ठीक है। तो इसको याद रखना है, साथ साथ नहीं चलूंगा, तो आपको ये याद रखना है। फिर मैंने एसेट का भी नीचे तक बनाया है। फिर NC, नहीं चलूंगा, तो आप याद रखना है, साथ साथ नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा, ठीक है। पहले पहले लेटर लेके मैंने इसको बनाया, और बाकी के अंदर के भी कैसे याद रखना है। देखो, जो हमारा शेयर होल्डर फंड है, इसको याद रखने का तरीका है MRS मतलब मिसेस, ठीक है। फिर आता है मैंने बनाया है नॉन करंट लायबिलिटी का। नॉन करंट लायबिलिटी में बनाया है LDOL, ठीक है। तो इसका मैंने बनाया लहंगा दिलवाऊंगा ओरिजिनल लेकिन लेट, ठीक है। ये मैंने कपल के ऊपर बनाया है कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, उसका सेलिब्रेशन है, तो उनके बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इस वे में ये सब डिस्कशन जो है चल रहे हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटी में आ जाता है, मैंने इसका बनाया है करंट लायबिलिटी में STOS, ठीक है। तो इसको मैंने टॉस बनाया है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफर है, ठीक है। फिर एसेट की चलते हैं, एसेट की तरफ चलते हैं। एसेट में आता है नॉन करंट एसेट्स। देखो, नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है, जो हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट देती है और इनका पर्पस बेचने का नहीं होता। जैसे टेंजिबल, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, आप लोगों को पता ही है क्या, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा। इनटेंजिबल, जिसे आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, सिर्फ फील कर सकते हो, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब एक्सेट्रा। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी काम चल रहा है उसकी कॉस्ट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गई, कोई लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस हो गए। अदर कोई नॉन करंट एसेट्स है तो वो भी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर करंट एसेट क्या होती है, जो कि जिनका मकसद 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्जन करने का होता है, कन्वर्ट करने का होता है। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेंट्री हो गई, सामान बेच के पैसा आ गया,
कैश इक्विवेलेंट जो कैश के बराबर होती हैं, जैसे कि चेक हो गए, इस तरीके से शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस हो गए, अदर कोई करंट एसेट होगी तो वो सारी आ जाएगी। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसको कैसे याद रखना है अंदर से एनसीए को, यानी कि अंदर कैसे याद रखोगे, तो इसको आपको याद रखना है एन फोल्ड से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों का CA, यानी कि ये वाला CITCSO, तो इसको आप सिटको से याद रख सकते हो। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना सटको, थोड़ा सा उधर की तरफ, तो मैंने सिटको बनाया है इसका, ठीक है। और इसका क्या बनाया है, एन फोल्ड न्यू फोल्ड, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फॉर्मेट पे, यानी PNL के फॉर्मेट पे जल्दी से जल्दी देखते हैं। ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगी आप लोगों का, क्योंकि आप काफ़ी कुछ अपने ट्यूशंस में काफ़ी जगह पढ़ते रहते हैं, तो मैं शॉर्ट में ही बनाने की ट्राई कर रही हूँ जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ PNL क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। देखो पर्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर इसलिए दिया होता है दोनों साल का, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। जैसे आप अपने क्लास के रिजल्ट को कंपेयर करते कि 11th में कैसा था, 12th में कैसा है, तो आप कंपेयर करते हो। तो ऐसी कंपनी भी क्या करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेयर करती है। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, इसके अंदर नेट सेल्स आ जाती हैं, ठीक है, अदर इनकम आ जाती है। ये भी आप बनाना सीख चुके हैं, ये भी पहले हम हॉरिजॉन्टल बनाते थे, अब हम यहाँ पे वर्टिकल बना रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है नेट सेल, ठीक है, अदर कोई इनकम है तो वो भी डाल देंगे, टोटल रेवेन्यू आ जाएगी, ठीक है, टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। उसके बाद खर्चे आ जाएंगे, मतलब पहले हमने जितना कमाया वो आएगा, नीचे हमारे सारे खर्चे आएंगे। खर्चे किस किस चीज़ पे हो सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किया उस पर खर्चा कर दिया, कोई परचेज किया स्टॉक इन ट्रेड उस पर खर्चा कर दिया, कोई इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है हमारी तो भी हमारा खर्चा है। वर्क इन प्रोग्रेस अभी काम चल रहा है तो सामान तो यूज होगा, खर्चा होगा, स्टॉक इन ट्रेड वो सब। एम्प्लॉय के बेनिफिट का कोई खर्चा है, उसको फायदा देने के लिए भी खर्चा है। फाइनेंस कॉस्ट हो गई वो सब। डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता है फिक्स एसेट पे चार्ज होता है जो कि टेंजिबल होती है, जैसे कि मशीनरी हो गई, इस तरीके से। एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो इनटेंजिबल के ऊपर जो हमारी वैल्यू गिरती है, जैसे कि गुडविल वगैरह, इस तरीके से। अदर एक्सपेंसेस जो भी है वो सारे यहाँ डाल देना और टोटल कर देना। तो आप खुद ब खुद देख रहे हैं, पहले हम लोगों ने जितनी रेवेन्यू आई उनको पहले जोड़ के टोटल कर दिया, फिर हमारे जितने खर्चे थे वो हमने जोड़ के टोटल कर दिया। उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इनकम और खर्चे की बात की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में डालेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, फिर लेस कर देंगे टैक्सेस, टैक्स माइनस कर देंगे जितना भी टैक्स होगा, जितना % होगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ आप ऑलरेडी पहले भी समझ चुके हैं। एक बात बताइए, ये चीज़ आपने पहले समझी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी रेवेन्यू है 100 रुपये, ठीक है, जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, और आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे आपके 20 के हो रहे हैं, तो 80 रुपये क्या है आपका प्रॉफिट है, ठीक है। ये जो 80 रुपये प्रॉफिट है, इसी उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जितना भी टैक्स है वो माइनस कर देना, फिर आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो ये तो था हमारा फॉर्मेट। अब हम समझ लेते हैं जल्दी से हमारे को इसको याद कैसे रखना है। तो मैंने सिर्फ मेन हेडिंग्स बनाई हैं इसकी, तो याद रखना है, तेरा ईगो प्यारा प्यारा, ठीक है, तेरा ईगो प्यारा प्यारा सा आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ याद रहेगी, क्योंकि एक्सपेंसेस तो आपको पता ही है किस किस चीज़ पे जो भी खर्चा होगा वो यहाँ पे डाल देना है। अब हमारे क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं वो जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमारे पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा गया था। रिजर्व क्या है, ये काफी बार आपके पेपर में आया है। रिजर्व कितने तरह के होते हैं, तो कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसको कोई एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, बस पूछेंगे कितने तरह के रिजर्व होते हैं। रिजर्व एंड प्रोविजन क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, नहीं अगर पता तो वीडियो आप क्लास 11th की जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। ये आपको आइटम दे रखी होंगी और आपको मेजर हेड्स और सब हेड बताने होंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ 3 लिए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे थे। मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता रही हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये हर बार ये आइटम आपसे पूछा जाएगा और आपको सब हेड और मेजर हेड बताना है तो मैं डेफिनेटली आपको बता देती। बट देखो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर वो लोग, मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस चीज़ पे, बहुत सारे पेपर्स देखे, खुद का एक्सपीरियंस है, वो हमेशा टर्म को घुमा देते हैं। तो आप लोगों को फॉर्मेट याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई सी भी टर्म पूछी जा सकती है। बट ये 3 बार बार रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि ये पूछी गई है। जैसे लूज टूल्स क्या होती है, वो हमारी करंट एसेट होती है, और फिर किस में आती है, इन्वेंट्रीज में आती है। माइनिंग राइट्स क्या है, नॉन करंट एसेट है। फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट में आती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है, देखो फिर से रिजर्व का क्वेश्चन है, शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस। आई होप आपको क्लियर है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 5 से 6 नंबर के। आप बस फॉर्मेट पे अच्छे से ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि वो फॉर्मूला जो ट्रिक मैंने बताया वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।